हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजय संख्यान और आप देख रहे हैं एचपी नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेजिग्नेशन क्या है, इसके लिए कोडल फॉर्मेलिटी क्या है और रिटायरमेंट के बाद कौन से फाइनेंशियल बेनिफिट मिलते हैं, कौन से फाइनेंशियल बेनिफिट जो सीज हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली सबसे पहले बात करूंगा कि रेजिग्नेशन कौन सी डेट से इफेक्टिव होता है। दूसरा हम ये देखेंगे कि मान लीजिए रेजिग्नेशन दे दिया और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को बाद में लगता है कि मैंने गलत कर दिया रिजाइन करके, तो कितने दिन के अंदर अंदर उसको कौन सी डेट से इफेक्टिव होता है। दूसरा हम बात करेंगे कि मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ने रिजाइन दे दिया और बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि मैंने गलत किया है और वो अपने रेजिग्नेशन को विड्रॉ करना चाहते हैं, तो कितने दिनों के अंदर अंदर उस रेजिग्नेशन को विड्रॉ किया जा सकता है। और तीसरा हम बात करेंगे कि कौन सी डेट से ये रेजिग्नेशन जो है वो देने के बाद इफेक्टिव होता है। और कई बार क्वेश्चन में डिफरेंस भी पूछा गया है कि अ लेटर ऑफ रेजिग्नेशन एंड नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, इसमें क्या डिफरेंस है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम बात करते हैं। बट उससे पहले थोड़ा सा हमें समझने की ज़रूरत है कि रेजिग्नेशन, प्री मैच्योर रिटायरमेंट, टेक्निकल रेजिग्नेशन, ये हालांकि तीनों वर्ड एक जैसे ही लगते हैं, बट अगर मैं इसका आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूं तो प्री मैच्योर रिटायरमेंट इज़ अ काइंड ऑफ रिटायरमेंट जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सुपरएनुएशन से पहले लगता है कि मुझे रिटायरमेंट लेनी चाहिए, तो इसके लिए प्रोसेस अलग है और इसके लिए जो रूल भी अलग हैं। टेक्निकल रेजिग्नेशन जनरली तब होता है जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक नौकरी को छोड़ने के बाद दूसरी नौकरी में लगना चाहते हैं और उसके लिए टेक्निकल रेजिग्नेशन रहता है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। और अभी सबसे पहले मैं बात करूंगा कि रेजिग्नेशन क्या है और कैसे रेजिग्नेशन दिया जाता है और कैसे कौन सी स्थितियां हैं जिसमें रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, पहले जैसे मैंने बात करी कि रेजिग्नेशन, तो रेजिग्नेशन क्या है कि इसके लिए एक सिंपल सा रूल बताया गया है कि इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू रिटेन एन अनविलिंग ऑफिसर इन द सर्विस। मींस अगर किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ने मन बना लिया कि मैंने सर्विस नहीं करनी है, तो उसको उस नौकरी में रख के फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो पूरी कंसिस्टेंसी से और पूरी डिवोशन से उस काम को नहीं कर पाएगा। तो अगर ऐसी स्थिति अगर आती है कि उसने अनविलिंग दे दी है काम करने के लिए, तो उस स्थिति में उसके रेजिग्नेशन को जनरली एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये है कॉमन सा रूल। बट इसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी हैं, वो हम गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस भी देखते हैं कि क्या है। कि देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि फ़ोन के माध्यम से रिजाइन जो है वो नहीं दिया जा सकता है। इट शुड बी ब्लैक एंड वाइट, मीन्स ये रिटन फॉर्म में होना चाहिए। और ये होता क्या है कि इट इज़ an intimation in writing sent to authority by incumbent of his intention or proposal to resign the office or post either immediately or फ्रॉम अ फ्यूचर स्पेसिफिक डेट। मीन्स ये एक इंटीमेशन ऑफ राइटिंग में रहता है जो देता है इनकम्बेंट। इनकम्बेंट होता है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो अपनी इंटेंशन बताता है या अपनी प्रपोजल देता है रिज़ाइन करने की, कि कौन सी तारीख से उसको इमीडिएटली रिज़ाइन करना चाह रहा है या स्पेसिफिक डेट से जो है वो रिज़ाइन करना चाह रहा है। तो ये है रेजिग्नेशन। मैंने बता दिया कि ये राइटिंग में होना चाहिए, ये इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ लेटर। और मुखजबानी या अगर टेलीफोन या मोबाइल के माध्यम से अगर कोई दे रहा है तो वो कंसिडर नहीं किया जा सकता। रेजिग्नेशन जो है, दूसरी बात जो ध्यान रखने वाली बात है, इट शुड बी क्लियर एंड अनकंडीशनल। स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए और अनकंडीशनल होना चाहिए। अगर कंडीशनल है तो उस स्थिति में भी उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इसके मैंने अभी आपसे बात करी कि अगर किसी ने अपनी अनविलिंग दे दी है और रिजाइन देना चाह रहा है, तो इट इज़ नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू रिटेन सच पर्सन। बट कुछ एग्जम्पशंस हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं। उन स्थितियों में चाहे उसने रिजाइन दे भी दिया है तब भी उसको स्टेट पे एक्सेप्ट जो वो गवर्नमेंट नहीं करेगी या जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी नहीं करेगी। ये कौन से सर्कमस्टांसेस हैं? देखिए, एक पहला सर्कमस्टांसेस ये है कि ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ है ऐसे काम पे लगा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके चले जाने से वो काम रुक जाएगा और इट विल टेक टाइम टू मेक अल्टरनेटिव अरेंजमेंट टू फिल दैट पोस्ट। मींस कोई ऐसी इंपॉर्टेंट है या जो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय बैठा है और वो जाना चाह रहे हैं और उस पोस्ट को फिलअप करने के लिए टाइम लगेगा, तो स्टेट पे उसको जो वो एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता जब तक उसके लिए अल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं हो जाते। और इसमें ये बताया गया है दूसरी बात कि
जब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के विरुद्ध कोई इंक्वायरी चली है या कोई इन्वेस्टिगेशन चली है, चाहे वो सस्पेंड है या नहीं है, ये मैटर नहीं करता है। तो अगर इंक्वायरी चली है या इन्वेस्टिगेशन चली है तो उस स्थिति में भी उसके रेजिग्नेशन को एज सच स्टेट में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। बट इसमें प्रोवाइडेड है कि ये देखा जाएगा उसके सर्कमस्टांसेस क्या है। उन स्थितियों में चाहे वो मान लीजिए उसके विरुद्ध कोई इंक्वायरी भी चली है या कोई उसके विरुद्ध डिपार्टमेंटल इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन है तब भी किया जा सकता है। बट उसके लिए फिर प्रोविजन है, मीन्स उसमें कंडीशंस हैं कि ये जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है या जो कंपिटेंट अथॉरिटी है ये एग्जामिन करेगी कि ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है जो रिज़ाइन कर रहा है कि इसके विरुद्ध चार्जेस क्या लगे हैं। पहले तो ये देखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या इसको नौकरी में रखना पब्लिक इंटरेस्ट में ठीक रहेगा या इसके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करना जो है वो पब्लिक के इंटरेस्ट में रहेगा, नंबर 1। दूसरा ये देखना पड़ेगा कि इसके विरुद्ध जो चार्जेस लगे हैं वो कहीं मॉरल बहुत मिसकंडक्ट बहुत हाई लेवल पे है। और तीसरी बात, इट मे बी चीपर टू द पब्लिक एक्सचेकर टू एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन। मीन्स तीसरा ये जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो भी ये भी डिसाइड करेगी कि उसको रिजाइन एक्सेप्ट करने से जो गवर्नमेंट का एक्सचेकर है ये सरकारी खजाना है उसके लिए अच्छा रहेगा। तो ये कुछ एक चीज़ें थी जो ध्यान में रखनी पड़ेंगी कंपिटेंट अथॉरिटी को। अगर उनको ये कंपिटेंट अथॉरिटी सेटिस्फाई है तो चाहे उसके विरुद्ध जो वो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी चली है या उसके विरुद्ध कोई इन्वेस्टिगेशन भी चली है तो उसके कंडीशनल जो है वो उसके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट किया जा सकता है कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा। उसके बाद मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि बार बार बात करें कंपिटेंट अथॉरिटी तो रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने के लिए कंपिटेंट अथॉरिटी कौन है या अथराइज कंपिटेंट अथॉरिटी कौन है। तो देखिए जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है जिस भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की वो ही कंपिटेंट अथॉरिटी है उसके रिजाइन को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की। कंट्रोलिंग ऑफिसर जो है वो उसके पास ये राइट नहीं है कि वो उसके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। अगर मान लीजिए कंट्रोलिंग ऑफिसर के पास रेजिग्नेशन आता है तो वो उस रेजिग्नेशन लेटर को फॉरवर्ड कर देगा कंपिटेंट अथॉरिटी को या अपॉइंटिंग अथॉरिटी को कि उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कि कंपिटेंट अथॉरिटी या जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी मैंने अभी बताया रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने से पहले विजिलेंस क्लियरेंस लेती है डिपार्टमेंट से कि कोई उसके विरुद्ध जो वो कोई विजिलेंस का कोई चार्जेस तो नहीं लगे हैं। जब तक क्लियरेंस नहीं आती है तब तक भी उस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि रेजिग्नेशन कौन सी डेट से इफेक्टिव है। देखिए जनरली जिस डेट से रेजिग्नेशन दे दिया गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने उसी डेट से एक्सेप्ट नहीं होता। ये अपॉइंटिंग अथॉरिटी है जो डिसाइड करती है कि कौन सी डेट से इसको एक्सेप्ट किया जाएगा। सबसे पहले उसके लिए क्या देखना पड़ेगा कंपिटेंट अथॉरिटी को, वो देखेगी कि कौन सी डेट से इसके अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किए जा सकते हैं, मींस इसके सब्स्टिट्यूट का अरेंजमेंट किया जा सकता है। उस डेट को प्रोस्पेक्टिव डेट को मद्देनजर रखते हुए उसको जो है वो एक्सेप्ट कर सकती है उस डेट से। दूसरी बात, मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज लीव पे है और उसने रेजिग्नेशन दे दिया घर से ही जब वो लीव पे था, तो अब कंपिटेंट अथॉरिटी डिसाइड करेगी कि क्या लीव के ड्यूरिंग ही उसके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाए या उसके ज्वाइन करने के बाद ही उसके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट किया जाए। ये डिसाइड करेगी कंपिटेंट अथॉरिटी। तीसरा देखिए जहाँ पे कुछ एक जॉब ऐसी हैं जहाँ पे कंडीशनल ये बताया गया है कि नोटिस देना पड़ेगा उसको, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नोटिस देगा अपनी अथॉरिटी को, तो जो नोटिस का पीरियड है उसको मद्देनजर रखते हुए उसके बाद ही उसको जो है वो रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट किया जा सकता है। और एक चीज़ और बताई गई है कि मान लीजिए वो लीव पे है और नोटिस देना एक मैंडेटरी है, तो जिस दिन से उसने वो चाहे वो लीव पे भी है उस दिन से ही अगर उसने नोटिस दे दिया है तो ये जो नोटिस पीरियड है उसी दिन से काउंट हो जाएगा। फिर लास्ट में ये बताया है कि कंपिटेंट अथॉरिटी ही डिसाइड करेगी कि रेजिग्नेशन कौन सी डेट से एक्सेप्ट किया जाएगा, इमीडिएटली उसको एक्सेप्ट करना है या कोई प्रोस्पेक्टिव डेट। प्रोस्पेक्टिव डेट होता है कि कोई फ्यूचर की कोई डेट। और एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि रेजिग्नेशन कभी भी रेट्रोस्पेक्टिव डेट से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अब ये तो थी कि कौन सी डेट से इफेक्टिव होगा। अब लास्ट
अभी हम एक पॉइंट और डिस्कस करना चाहेंगे कि मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ने रेजिग्नेशन दे दिया और उसको लगता है कि मैंने गलत किया और वो उसको विड्रॉ करना चाहता है, रेजिग्नेशन के जो लेटर दिया था, तो उस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या कंडीशन है जिसमें वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसको विड्रॉ कर सकता है। तो पहली कंडीशन ये है, मैं इस पे 3-4 केसेस बनाए हैं कि कौन कौन से केसेस उसके। पहला केस ये है कि मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ने रिज़ाइन के लिए अप्लाई कर दिया, रेजिग्नेशन के लिए, और अभी वो एक्सेप्ट नहीं हुआ है। अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ है और वो उसको विड्रॉ करने के लिए एक और साथ में एप्लीकेशन दे देता है अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को, तो ये माना जाएगा कि उसका विड्रॉल को एक्सेप्ट हो गया। मीन्स ये माना जाएगा कि उसने रेजिग्नेशन दिया ही नहीं है। दूसरी स्थिति ये है कि मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ने रेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर दिया था और वो एक्सेप्ट भी कर लिया है अपॉइंटिंग अथॉरिटी ने। तो मैंने बोला कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास दो चीज़ें होती हैं कि वो इमीडिएटली भी कर सकता है या कोई प्रोस्पेक्टिव डेट से भी कर सकते हैं। और मान लीजिए कि उसका रेजिग्नेशन हुआ है कोई प्रोस्पेक्टिव डेट से, कि पर्टिकुलर डेट से उसको रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट माना जाएगा। तो उस स्थिति में और उसने अभी अपना ऑफिस छोड़ा नहीं है, मीन्स अभी उसने रिलिंग्विश करने से पहले अगर मान लीजिए उसको अप्लाई कर देता है विड्रॉ के लिए, तो भी जल्दी उसके रेजिग्नेशन के विड्रॉल को एक्सेप्ट कर लिया जाता है। अगर कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि कंपिटेंट अथॉरिटी को लगता है कि ये जो इसने रेजिग्नेशन दिया था इसके विड्रॉल को एक्सेप्ट नहीं करना है, तो ये रूल में बताया गया है कि कंपिटेंट अथॉरिटी रीज़न कोट करेगी कि क्या कारण है कि उसके रेजिग्नेशन जो उसने दिया था उसको विड्रॉ करने के लिए जो उसने बाद में अप्लाई किया, कि क्यों उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अब तीसरा सिनेरियो ले रहा हूँ मैं कि मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने रेजिग्नेशन दे दिया और वो एक्सेप्ट भी हो गया और उसने चार्ज भी दे दिया है ऑफिस का, और बट विद इन 90 डेज, जिस दिन उसने ऑफिस छोड़ दिया था उसके विद इन 90 डेज उसको लगता है कि मैं इस रेजिग्नेशन को विड्रॉ करना चाहता हूँ, तो विद इन 90 डेज भी इसको विड्रॉल को एक्सेप्ट किया जा सकता है कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा या अपॉइंटिंग अथॉरिटी के द्वारा। बट इसमें बताया गया है कि रूल 26(4) ऑफ द सीसीएस पेंशन रूल के मद्देनजर रखते हुए जो उसमें कंडीशंस बताई गई हैं उसको मद्देनजर रखते हुए ही उसके विड्रॉल को जो वो एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो ये हम अभी देखते हैं कि 26(4) ऑफ द सीसीएस पेंशन रूल 1972 की कंडीशंस क्या हैं। देखिए इसकी 4 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये है कि उसने जो रेजिग्नेशन दिया था गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने, वो कोई ऐसे कंपेलिंग रीज़न थे, कोई ऐसी सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से उसको रिजाइन देना पड़ा था, बट इसके रिजाइन देने से उसकी कोई इंटीग्रिटी, एब्सेंसी या कंडक्ट पे कोई जो है वो गलत इफेक्ट नहीं पड़ा है, नंबर 1। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो रिजाइन करने के बाद उस जो पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय था उसके कंडक्ट जो है वो इम्प्रॉपर नहीं है, मींस उसका कंडक्ट अच्छा है। और तीसरी बात जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो पीरियड ऑफ एब्सेंस है, मींस जिस दिन उसने अपना चार्ज दे दिया था ऑफिस का, उससे और 90 डेज के विदिन ये जो पीरियड है ये 90 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जिस दिन उसने अपने विड्रॉल के लिए अप्लाई किया है ये 90 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और फोर्थ जो इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान रखने वाली बात ये है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जब उसने अपना रिजाइन दे दिया था तो उस पोस्ट को फिलअप नहीं किया होना चाहिए। मींस एक पोस्ट जो है वो उसकी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की रहनी चाहिए, तभी ही इसके जो रेजिग्नेशन के विड्रॉल को एक्सेप्ट किया जा सकता है। अदरवाइज जो है वो अगर इन 4 जो कंडीशंस हैं ये सेटिस्फाई नहीं होती तब उसके रेजिग्नेशन के विड्रॉल को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। अच्छा, एक सिनेरियो और भी आ सकता है कि मान लीजिए उसने रिजाइन कर दिया, चार्ज भी उसने दे दिया अपने ऑफिस का, और 90 डेज के बाद उसको लगता है कि मैंने अपने जो रेजिग्नेशन है उसको विड्रॉ करना चाहता हूँ। तो उस स्थिति में जनरली उसके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता विड्रॉल को। बट कंपिटेंट अथॉरिटीज में फिर यह है गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट के पास मैटर जाएगा, अगर वो गवर्नमेंट को लगता है और रीजनेबल कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से वो विद इन 90 डेज भी विड्रॉल के लिए अप्लाई नहीं कर पाया, तो गवर्नमेंट जो है वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए जो वो अपनी अप्रूवल दे सकती है। तो ये था कि
कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें विड्रॉल को रेजिग्नेशन के विड्रॉल को एक्सेप्ट किया जा सकता है। अब मैंने लास्ट में बात करी थी कि एक लेटर ऑफ रेजिग्नेशन होता है एंड नोट्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, ये दो टाइप की वर्ड हैं जिसके ऊपर जनरली क्वेश्चन में डिफरेंस पूछा जाता है। तो इसको हम पहले बात करते हैं कि अ लेटर ऑफ रेजिग्नेशन क्या है। देखिए, लेटर ऑफ रेजिग्नेशन एक इंटीमेशन लेटर है जो रिटन फॉर्म में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के द्वारा अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को दिए जाते हैं कि मैं पर्टिकुलर इन कारणों की वजह से अपनी सर्विसेज नहीं दे सकता हूं और मैं रिज़ाइन करना चाहता हूं, नंबर एक। और इसमें एक चीज़ जो लेटर ऑफ रेजिग्नेशन में जो चीज़ ध्यान रखने वाली बात है, ये सिर्फ एक इंटीमेशन लेटर होता है कि इंटीमेट करता है अपनी अथॉरिटी को, बट जब तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता अपॉइंटिंग अथॉरिटी के द्वारा तब तक वो अपना ऑफिस नहीं छोड़ सकता। मीन्स ही कैन नॉट रिलिंक्विश द चार्ज विदाउट द सैंक्शन ऑफ दिस रेजिग्नेशन लेटर। और एक चीज़ ये जो लास्ट में बताया कि ही can relinquish the charge of the post held by him only when the resignation is accepted, otherwise वो चार्ज को relinquish नहीं कर सकता। फिर अब दूसरा जो है नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस, देखिए ये होता है जो टेम्परेरी सर्विसेज हैं उन स्थितियों में क्या होता है कि इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के पास, जो टेम्परेरी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनके पास एक राइट रहता है कि वो एक स्टेटूटरी रूल है उनके पास, वो क्या करते हैं कि एक नोटिस ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस देते हैं जो एक स्पेसिफाई प्रेस्क्राइब पीरियड रहता है, जनरली ये रहता है 1 मंथ। तो 1 महीने का नोटिस देते हैं और 1 महीने के बाद ये माना जाएगा कि वो डीम्ड एक्सेप्टेड है और उसकी एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं होती। ये कहाँ बताया गया है? ये बताया गया है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय सीसीएस टेम्परेरी सर्विसेज रूल 1965 के रूल 5(1) के अंडर अगर वो अप्लाई करता है, इसमें टर्मिनेशन ऑफ सर्विस के नोट्स देता है, तो उस स्थिति में जैसे ही वो एक्सपायरी ऑफ द पीरियड हो जाता है नोट्स का, ऑटोमेटिकली ये माना जाता है कि उसका जो है एक्सेप्ट हो गया है, डीम्ड एक्सेप्टेड माना जाता है और उसको जो है वो चार्ज जो है वो अपना रिलिंग्विश कर सकता है। उसमें एक्सेप्टेंस की ज़रूरत, अथॉरिटी की एक्सेप्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम बात लास्ट में करेंगे कि मान लीजिए गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ने रिज़ाइन दे दिया, चार्ज रिलिंक्विश कर दिया उसने, तो उसके बाद उसको जो रिटायरमेंटल बेनिफिट थे या जो भी फाइनेंशियल बेनिफिट हैं क्या क्या मिलेंगे। देखिए, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय प्री मैच्योर रिटायरमेंट देता है मान लीजिए या सुपरएन्युएट होता है, तब तो उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को मिलनी थी पेंशन, DCRG, कम्यूटेशन और जो लीव इनकैशमेंट की जो थी वो जितनी भी अर्न लीव है वो इनकैशमेंट हो जाती थी। बट यहाँ जब उसने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ने रिज़ाइन कर दिया है, तो रिज़ाइन की स्थिति में ना तो उसको पेंशन मिलेगी, ना ही उनको DCRG मिलेगी, ना ही जो पेंशन की कम्यूटेशन मिलेगी, और जितनी भी उनके खाते में अर्न लीव है क्रेडिट हुई हैं, जितनी भी अर्न लीव, उसका भी 50% ही उसको जो है वो इनकैशमेंट हो सकती है। ये लीव रूल में बताया गया है। अब हम बात करेंगे लास्ट में टेक्निकल रेजिग्नेशन। तो टेक्निकल रेजिग्नेशन क्या है उसके ऊपर अभी हम चर्चा करते हैं। देखिए, एज पर रूल 26 ऑफ CCS पेंशन रूल 1972 ये बताया गया है कि इन केस वेयर गवर्नमेंट सर्वेंट रिजाइन फ्रॉम सर्विस नो बेनिफिट ऑफ पास सर्विस इज एडमिसिबल। मीन्स रूल 26 में ये बताया गया है कि जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिजाइन कर जाता है तो जो उसकी पिछली सर्विस है उसका बेनिफिट उसको कुछ नहीं मिलता। बट अगर ये रेजिग्नेशन टेक्निकल ग्राउंड पे है, इफ़ रेजिग्नेशन इज सबमिटेड फॉर टेकिंग अप अनदर सर्विस, मीन्स किसी और सर्विस लेने के लिए उसने रिजाइन किया है बट सर्विस होनी चाहिए गवर्नमेंट, देन पास सर्विस इज काउंटेड फॉर पेंशनरी बेनिफिट बाय ट्रीटिंग दिस रेजिग्नेशन एज टेक्निकल। मीन्स मान लीजिए कोई टीचर लगा है और वो उन्होंने कोई और एसोसिएट प्रोफेसर का एग्ज़ाम दिया और एसोसिएट प्रोफेसर पे उनकी रेगुलर अपॉइंटमेंट होती है, तो अगर ये थ्रू प्रॉपर चैनल उन्होंने एक प्रोसेस भी मैं बताऊंगा कि क्या होता है, अगर वो उन्होंने प्रोसेस को फॉलो किया है तो जो पिछली सर्विस थी वो भी काउंट हो जाएगी एज ए क्वालिफाइंग सर्विस फॉर द पर्पज ऑफ पेंशनरी बेनिफिट। तो ये क्या है, देखिए इसके लिए मैं यहाँ पे बात करता हूँ कंडीशंस क्या है। थ्रू प्रॉपर चैनल पहले उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को अप्लाई करना पड़ता है जिस भी पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर रहा है। तो
थ्रू प्रॉपर चैनल होता है कि अपनी अथॉरिटी के थ्रू फॉर्म को कॉन्साइन करा के किसी भी उस जॉब के लिए अप्लाई करता है, नंबर एक। दूसरा, उसको डिपार्टमेंट से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तीसरी बात कि ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है पहले पेंशनेबल एस्टेब्लिशमेंट में होना चाहिए, और जब दूसरी नौकरी लगती है तो दैट जॉब शुड ऑल्सो बी ऑफ पेंशनेबल एस्टेब्लिशमेंट, मीन्स पेंशनेबल से पेंशनेबल में जाना चाहिए। अब केवल ये अगर मैं हिमाचल के सिनेरियो की बात करूं तो मान लीजिए कोई रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, वो उन्होंने कोई थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई किया एनओसीबीली डिपार्टमेंट से, बट वो जा रहे हैं आगे कॉन्टैक्ट सर्विसेज में। तो क्योंकि कॉन्टैक्ट सर्विसेज की बात यहाँ पे नहीं की गई है, ये बताएगा कि अगर पेंशनेबल एस्टेब्लिशमेंट में रेगुलर जाते हैं तभी ही उनका जो वो टेक्निकल रेजिग्नेशन माना जाएगा, और उसको दोनों जो सर्विसेज हैं इनको ब्रीज किया जा सकता है, मींस इन दोनों को जोड़ा जा सकता है और क्वालिफाइंग सर्विस माना जा सकता है पिछली सर्विस को। बट कॉन्टैक्ट सर्विसेज में इसको जो है वो एज ए टेक्निकल रेजिग्नेशन होने के बावजूद भी पिछली जो क्वालिफाइंग सर्विस है उसको नहीं माना जा सकता। फिर नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं तो इसमें ये हिमाचल के सिनेरियो की बात करूं तो हिमाचल के डिपार्टमेंट से ही हिमाचल के डिपार्टमेंट में जाएगा, तभी ही इसे टेक्निकल रेजिग्नेशन होने के बाद पिछली जो क्वालिफाइंग सर्विस है उसको माना जा सकता है। और ये जो पीरियड ऑफ इंटरप्शन है, मीन्स जब उसने पिछली जॉब छोड़ी और मान लीजिए 5-10 दिन उसको नई जॉब ज्वाइन करने में लग गए, ये जो पीरियड है ये क्वालिफाइंग सर्विस नहीं मानी जाएगी। ये थी कुछ एक कंडीशंस जो टेक्निकल रेजिग्नेशन होने और क्वालिफाइंग सर्विस को मानने के लिए इसमें टेक्निकल रेजिग्नेशन में बताई गई हैं। और एक चीज़ जो और इसमें बताई गई कि पास सर्विस शैल बी काउंटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस ओनली फॉर ग्रेजुटी एंड पेंशन बेनिफिट। सिर्फ पेंशन और ग्रेजुटी के लिए ही जो पिछली क्वालिफाइंग सर्विस मानी जाएगी। ये जो पिछली क्वालिफाइंग सर्विस है ये उसकी पे प्रोडक्ट करने के लिए नहीं होगी, नंबर एक, सीनियोरिटी के लिए नहीं मानी जाएगी, और तीसरा लीव इनकैशमेंट के लिए भी ये जो पिछली क्वालिफाइंग सर्विस जो है वो नहीं मानी जाएगी। तो लास्ट में हर बार की तरह एक बार मैं फिर आपसे क्वेश्चन जानना चाहूँगा, IQ टेस्ट। देखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ ने मान लीजिए रिज़ाइन दे दिया और एक्सेप्ट भी हो गया है, और आफ्टर 90 डेज़ उसको लगता है कि मुझे विड्रॉ कर लेना चाहिए, जो रेजिग्नेशन मैंने दे दिया था, मैंने गलती कर दी है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या 90 डेज़ के बाद भी वो अपने रेजिग्नेशन को मान लीजिए अप्लाई करता है तो क्या वो एक्सेप्ट हो सकता है, रेजिग्नेशन विड्रॉल ऑफ रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो सकती है? नहीं। अगर आपको लगता है कि यस तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें या ऑप्शन 1 लिखें। अगर आपको लगता है कि नहीं हो सकती 90 डेज़ के बाद तो आप कमेंट बॉक्स में 2 लिखें या नो लिखें। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जितने ध्यान से आपने वीडियो सुनी उतने ही प्यार से कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखेंगे, क्योंकि ये जो आपके कमेंट हैं ये मेरे लिए मोटिवेशन है मुझे और वीडियो अपलोड करने के लिए। तो अभी भी अगर आप इस मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं तो मेरे चैनल का नाम है HP नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एम्प्लॉइज़ से रिलेटेड ढेरों वीडियो इस पे मिलने वाली हैं। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने और फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि उनका भी नॉलेज बढ़ सके। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए कीप वॉचिंग HP नोटिफिकेशंस बाय संख्यान। जय हिंद, जय हिमाचल। थैंक यू।